Expansion and contraction. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this lecture, we will study what is the effect of expansion and contraction and increased temperature and increased molecular energy, kinetic energy effects on expansion and contraction. अगर आप देखें कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ का कोई भी मैटर है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाए तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशन होती है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं, उस वाइब्रेटरी मोशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाती हैं। वो जैसे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती हैं तो वो या तो एक्सटेंड कर जाते हैं, अपनी शेप जो है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं या टूट जाते हैं। अगर ज़्यादा हीट देते रहते हैं आप उसको तो वो डीफॉर्म हो जाते हैं, और अगर डीफॉर्म नहीं होते तो वो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ये फिनोमेना दोनों ऑब्जर्व किए जाते हैं बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज़ करते हैं हीट गेन की वजह से, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर के इंक्रीज़ की वजह से वो एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के दरमियान जो उनके फोर्सेस होती हैं वो टूट जाती है और उसकी वजह से वो एक्सपैंड कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसी चीज़ का, उसी मैटर सब्सटेंस का आप टेम्परेचर कम करते हैं, उसके ऊपर से जितनी भी हीट है उसको डिक्रीज़ करते हैं, उसका हीट लॉस होता है। तो हीट लॉस के नतीजे में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रैक्शन का मतलब है तंग हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ रहे हैं तो ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को इन द सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, सॉलिड के आपको पता है जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो जैसे ही आप उसको हीट अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर हीट का जो फिनोमेनन है वो एक्टिवेट होता है, तो उससे क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। पार्टिकल्स में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वाइब्रेशन के इंक्रीज़ करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो वो एक्सपैंड कर जाती हैं। इसकी एग्जांपल में आप देखेंगे मेटालिक चीज़ों को। मेटालिक चीज़ों में अगर आयरन या ब्रास को आप देखें तो जो आयरन है उसकी एक्सपेंशन कम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको एक्सपैंड कराने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ब्रास है वो इजीली एक्सपैंड हो जाती है, उसको आप थोड़ी देर हीट अप्लाई करेंगे तो वो एक्सपैंड फैलना स्टार्ट कर देती है, अपने सरफेस से बाहर निकल जाती है, जो उसका सरफेस एरिया होता है उससे बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर आप बायोमेटालिक फिनोमेना देखते हैं तो बायोमेटालिक में क्या होता है, दो मेटल्स को, डिफरेंट मेटल्स होती हैं, कोई भी दो डिफरेंट मेटल्स हैं, उनको हीट अप किया जाता है। जैसे ही आप उनके नीचे हीट अप्लाई करते हैं, उन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना लेते हैं और इस तरह से वो जॉइंट बन जाता है। तो दो मेटल्स को जोड़ने के लिए बायोमेटालिक स्ट्रिप्स का फिनोमेना यूज़ किया जाता है। उनको गर्म करते हैं, जैसे उनको गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिजाइड करते हैं और इस तरह से वो जुड़ जाते हैं और एक जॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड्स के बाद लिक्विड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के फिनोमेना को इन लिक्विड्स। लिक्विड मटेरियल के अंदर अगर आप देखते हैं, लिक्विड बेसिकली वो सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड की निस्बत थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है। इसको जैसे ही आप लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर एक थर्मोमीटर रख देते हैं, एक बेकर के अंदर वाटर लें, उसको हीट करना स्टार्ट करें, उसके अंदर थर्मोमीटर रख दें। जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, आप देखेंगे कि जो थर्मोमीटर हमने रखा है उसके अंदर मर्करी ऊपर मूव करता जा रहा है और वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह अगर आप एक सिंपल बीकर के अंदर थोड़ा सा वाटर लेते हैं और उसके लेवल को, जहाँ तक आपने बीकर के अंदर वाटर लिया उसके लेवल को मार्क कर देते हैं, आप उसको फ्रीजर में रख दें। आप जब वो बर्फ बन जाए, जब आइसिंग हो जाए, तो आप उसको निकाल के देखें, वो अपनी सरफेस से थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपैंड कर गया, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं
वो वाइब्रेटरी मोशन उसकी ख़त्म हो गई है क्योंकि वो फ्रीज़ किया हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो उसकी एक्सपेंशन थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह अगर हम अपना ये जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का फिनोमेना है उसको गैसेस के अंदर ऑब्जर्व करें। गैसेस के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए आप देखेंगे, आप 2 वाटर के बीकर लें, उनके अंदर आप सिंपली जो बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, उसके ऊपर बैलून को अटैच कर दें। जब आप बैलून को अटैच करेंगे, एक बीकर आपने लिया है जिसके अंदर गर्म पानी है और एक बीकर आपने लिया है जिसके अंदर ठंडा पानी है। आप देखेंगे कि जो ठंडे पानी वाला जो टब है, उसके अंदर जो बॉटल पड़ी हुई है जिसके ऊपर एक बैलून लगा हुआ है, वो क्या होगा, वो कंट्रैक्ट है, वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन जो आपने गर्म पानी वाला टब लिया, उसके अंदर बॉटल लगा के ऊपर बैलून लगाया, वो एक्सपैंड कर जाता है। उसकी रीज़न ये है कि गर्म पानी से जो वेपर्स निकल रहे हैं, वो उसको जाके एक्सपैंड करा रहे हैं। और अगर हम अपने दूसरे फिनोमेना की तरफ देखें कि जो कोल्ड वाटर का है, उसमें क्या हुआ कि कोल्ड वाटर के वेपर्स की वज़ह से कंट्रैक्शन हो रही है और जो बैलून है, उसकी सरफेस नीचे की तरफ मूव कर गया और वो कंट्रैक्ट कर गया। एक लास्ट इसके अंदर फिनोमेना आएगा, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में क्या आती हैं? फ्लूइड्स उन चीज़ों को वो कहते हैं जो फ्लो कर सकती हैं। अगर गैसेस हैं तो वो भी फ्लूइड्स ही हैं क्योंकि वो फ्लो कर सकती हैं, लेकिन वो लेस फ्लूइडिटी उनकी होती है। और अगर लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड्स अच्छा, उनका फ्लो अच्छा होता है, उनकी जो फोर्सेस होती हैं, कंबाइनिंग फोर्सेस, वो फ्लो के साथ अच्छी आ रही होती हैं। इसके बाद हमने देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड फ्लूइड्स। मेटल्स में क्या आती है? आयरन की चीज़ें आती हैं, ब्रास है, डिफरेंट मेटल्स, मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, वो हीट को ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं। और जो लिक्विड्स हैं और सॉलिड्स हैं, वो हीट को ज़्यादा जल्दी कैच नहीं करते। तो आपने ये एक टर्म है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड गैसेस, ये आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर आप मेटल लेते हैं ना और उसकी एक साइड को भी हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो सारे मेटल के अंदर फैल जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। लेकिन अगर गैसेस में जाएँ या फिर लिक्विड्स में जाएँ, तो ईज़िली जो थर्मल कंडक्टिविटी वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। आहिस्ता-आहिस्ता उसको आप देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। इसी एक एग्ज़ाम्पल को हम देख सकते हैं। एक कमरा है कि जिसके अंदर आपने हीटर चला दिया, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी टाइम के बाद उसकी सारी हीट कमरे के अंदर फैलती है, क्योंकि इसमें थर्मल कंडक्टिविटी है और थर्मल कंडक्टिविटी का फिनोमेना गैसेस के अंदर लो है, हवा है ना कमरे के अंदर। लेकिन अगर आप दूसरा फिनोमेना देखते हैं मेटल का, मेटल को जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ या किसी भी आग या चूल्हे के आगे रखते हैं, तो वो फ़ौरन विदिन 1 टू 2 मिनट वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मेटल हीट का अच्छा कंडक्टर है और जो गैसेज़ हैं या लिक्विड्स हैं, वो हीट के उससे थोड़ा-सा कम कंडक्टर है, इतने ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं है। इस टॉपिक को आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।